नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब मजे में होंगे। होम लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कोरोना की महामारी से बचने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण बातें हमेशा याद रखनी है। और ये 3 महत्वपूर्ण बातें यानी कि पहली जो बात है कि हमें मास्क ठीक से पहनना है। दूसरी जो बात है कि हमें बार बार अपने हाथों को धोना है और उन्हें स्वच्छ रखना है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें 2 गज की दूरी बनाए रखनी है और घर पर रहकर सुरक्षित रहना है। तो हमने भाग 1 में अनूठे इंसान जो इकाई है और उस इकाई में हमें जो 2 प्रसंग दिए गए थे, पहला था कि ऐसा था नेपोलियन और दूसरा जो प्रसंग था सच्चा न्याय, उसके बारे में हमने पढ़ाई की है। और साथ ही साथ नेपोलियन में जो गुण हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। और एक छोटी सी कौमुदी नामक लड़की अपने देश प्रेम के लिए किस प्रकार अपने सारे आभूषण दान दे देती है, उसके बारे में भी हमने यहाँ पर जाना है। साथ ही साथ इकाई में प्रयुक्त नए जो शब्द हैं उनकी जानकारी भी हमने यहाँ पर प्राप्त की है। आज हम उसी इकाई को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ भाषा सज्जता से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने वाले हैं जो भाषा की एक विशेषता है। तो आइए आज शुरू करते हैं अनूठे इंसान इकाई की पढ़ाई। तो देखिए, मैं आपसे यहाँ पर इकाई से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा करने वाला हूँ। मैं यहाँ से आपको उत्तर बताने वाला नहीं हूँ, उत्तर तो आपको खुद को ही लिखने हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न एक जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं और आपकी किताब में भी ये प्रश्न दिया गया है। पढ़िए, आपको भी पढ़ना है, मैं भी यहाँ पर से पढ़कर आपको प्रश्न सुना रहा हूँ। नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? अब उत्तर आपको लिखना है, लेकिन मैं यहाँ से आपके साथ इसकी चर्चा जरूर करूँगा कि हमने इकाई में देखा, नेपोलियन के प्रसंग में हमने उनके संवाद से ये जाना कि नेपोलियन सत्यवादी था, निडर था, दृढ़ विश्वासी था। लेकिन उसकी जो छोटी बहन थी इलाइजा, जब नेपोलियन अमरूद वाली लड़की से टकराया तब इलाइजा ने उसे क्या कहा था, ये आपको याद करना है, तभी आपको पता चलेगा कि नेपोलियन और इलाइजा दोनों के स्वभाव में क्या अंतर था। तो मैं मानता हूँ आप ज़रूर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि भाई नेपोलियन इस प्रकार का व्यक्ति था और उसकी जो बहन थी उसका स्वभाव इस प्रकार का था। तो उत्तर आप जरूर लिखिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? अब आपको सोचना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि भाई मैं भी भाग जाता, या मैं भी नेपोलियन के जैसे ही करता, या मैं कुछ और प्रयुक्ति यहाँ पर आजमाता। लेकिन आपको सोचना है कि जिस प्रकार से नेपोलियन ने बिना डरे अपने सत्य से ही, यानी कि सत्य बात जो थी वह अपनी माँ को जाकर बताई और उस लड़की को अमरूद के सारे पैसे दिलवाए, तो आप क्या करते? क्योंकि आपके साथ भी कभी कभार ऐसा हादसा, ऐसा प्रसंग या ऐसी घटना घटी हुई होगी, तब आपने क्या किया था, ये भी आपको सोचना है। और उसके आधार पर ही अपनी सोच के मुताबिक आपको इस प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। तो जरूर लिखिएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? आप भी स्कूल में पढ़ाई के लिए घर से निकलते हैं तो अपने मम्मी पापा से कुछ पैसे ज़रूर मांगते होंगे या वो आपको देते होंगे, तो आप उन पैसों का खर्च कहाँ करते हैं? क्योंकि आज से ही हमें ये भी समझ बनानी है कि पैसों का सही इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते होंगे कि मम्मी या पापा पैसे देते होंगे तो आप स्कूल में जाकर साथियों के साथ दुकान से कुछ नमकीन या बिस्कुट या कुछ भी लेकर आप खा लेते होंगे और पैसे खर्च हो जाते होंगे। लेकिन क्या हमें हर रोज़ ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पैसे क्यों बचाने चाहिए? पैसों का क्या महत्व है? सही जगह पर किस प्रकार से पैसों का उपयोग होना चाहिए? ये सारी बातें इस प्रश्न के साथ जुड़ी हुई है। तो आपको भी ये सोचना है कि आप किस प्रकार से अपने जेब खर्च का उपयोग करते हैं, और अगर आप गलत तरीके से अपने जेब खर्च का उपयोग करते हैं तो अब
आपको भी ये ध्यान में रखना है कि हमें पैसे किस प्रकार से खर्च करने चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? वैसे तो पहले ही प्रश्न में मैंने इसका जिक्र, इसकी चर्चा की है कि भाई अगर वो चाहता तो वहाँ से भाग जाता, लड़की को घर न ले जाता, या लड़की को कहता कि मैंने 3 पैसे दे दिए हैं, तुम्हारे अमृत के पैसे उसमें आ गए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह हमेशा यह चाहता था कि मेरे कारण किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और हमें किसी से डरना भी नहीं चाहिए। किसी से डरना नहीं चाहिए इसका मतलब यह है कि जो सत्य बात है कहीं पर भी कहने से नहीं डरना चाहिए। इसीलिए वह बिना डरे और लड़की को उसके अमृत के सारे पैसे दिलाने के लिए वह उसे अपने घर ले गया। ठीक है ना? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आप 5वां प्रश्न देख रहे हैं। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? और हमने इकाई के जरिए गांधी जी और कौमुदी का संवाद तो देखा है। तो गांधी जी ने कौमुदी से 2 बार तो ये मना किया कि भाई तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना, उनसे पूछ लिया है ना। और साथ ही साथ जब कौमुदी ने अपने सारे आभूषण, यानी कि 2 चूड़ियाँ, गले का स्वर्णहाल, कान की बूंदे, सारे आभूषण दे दिए, तब गांधी जी ने उसे कहा कि तुम ये दे तो रही हो, लेकिन तुम ये दोबारा नहीं बनवा सकोगी, है ना। इस प्रकार से गांधी जी ने उसे सारे आभूषण देने से रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन कौमुदी ने अपने देश प्रेम के कारण अपने सारे आभूषण दान में दे दिए। तो इस प्रश्न के आधार पर ही हमें गांधी जी और कौमुदी के इन सारे संवादों को समझना है, यानी कि बिना अपेक्षा से कि मैं उसको देता हूं तो वह मुझे देगा, ऐसी कोई अपेक्षा कौमुदी के इस दान में हमें देखने को नहीं मिलती, और बिल्कुल निस्वार्थ देश प्रेम ही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इन प्रश्नों के जरिए आप इन इकाइयों से सारी बातें समझ सकते हैं, और आपको अभ्यास और स्वाध्याय में इसके अलावा भी प्रश्न दिए गए हैं। आपको हर एक प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है और अपने माता पिता को भी बताना है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमने इकाई से जुड़े हुए प्रश्नों की चर्चा की। लेकिन हिंदी भाषा सीखने के लिए, भाषा का रोज व्यवहार में उपयोग करने के लिए भाषा की कुछ विशेष बातें हैं, उनको भी हमें समझना है, और उनका भी सही रूप से किस प्रकार से प्रयोग हो ये जानना है। तो आइए भाषा से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें भी इसी इकाई में हम जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संयुक्ताक्षर लिखा हुआ है, और वैसे तो संयुक्ताक्षर से आप परिचित हो चुके हैं। उसके बावजूद कुछ ऐसे संयुक्त वर्ण हैं कि कभी कभार उनका उच्चारण और उनकी लिखावट हम गलत तरीके से करते हैं। तो उनकी सही लिखावट और उनका सही उच्चारण हो, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भाषा की मूल बात है और उसमें गलती कतई नहीं होनी चाहिए। तो आइए ऐसे कुछ संयुक्त वर्ण के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं, जानते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो संयुक्त वर्ण है वह द और द से बना है, यानी कि द आधा है, हलंत है, और वह द के साथ जुड़ा है। और जब हम इन संयुक्त वर्ण से बनने वाले शब्दों का उच्चारण करते हैं या लेखन करते हैं, तब हमें इन बातों को जरूर ध्यान में रखना है। जैसे कि पहला शब्द आप यहाँ पर देख रहे हैं, वह है शुद्ध। कभी कभार हम शुद्ध बोलते हैं, लिखते भी ऐसा ही है कि द के साथ द जुड़ा हुआ हो, लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये गलत है। हमें लिखना है शुद्ध, यानी कि यहाँ बीच में द बोला जाता है और द जुड़ता है द के साथ। इसी प्रकार से शुद्ध, बुद्ध। देखिए, अभी आप बुद्ध बोल रहे हैं तो बुद्ध नहीं बोलना है, बुद्ध बोलना है। युद्ध, वृद्ध, यहाँ पर जो संयुक्त वर्ण है वह द और द जुड़ा हुआ है, और उसका जब उच्चारण करते हैं तो द के साथ द नहीं बोलना है, नहीं लिखना है। द के साथ द जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार से बोलना भी है और इसी प्रकार से लिखना भी है। आइए अगला संयुक्त वर्ण देखते हैं। यह है त के साथ त जुड़ा हुआ है, यानी कि त और त जुड़ा हुआ है। जैसे कि वित्त, वित्त नहीं, वित्त।
फिर चित्त, विपत्ति, है ना। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ये पता नहीं चलता कि ये यहाँ पर त के साथ त जुड़ा हुआ है, और हम लिखते भी इसी प्रकार से है और बोलते भी इसी प्रकार से है। आइए तीसरा संयुक्त वर्ण देखते हैं, और ये है द के साथ म जुड़ा हुआ है। देखिए इसकी लिखावट भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि द और म जब जुड़ते हैं तब हमें, और आपने पाठ्यपुस्तक में देखा ही होगा, यहाँ पर द हलंत आपको दिख रहा है, लेकिन जब मुद्रित सामग्री होती है तो उसमें द और म जुड़कर लिखा हुआ होता है, तो हमें ये पता भी नहीं चलता कभी कभार कि भाई ये क्या है, क्यों इस प्रकार से लिखा है। तो आपको ऐसे शब्द अपनी किताब में से ज़रूर ढूंढने हैं। तो ये शब्द है पद्म। देखिए यहाँ पर भी पद्म नहीं, पद्म, है ना, और छद्म। मैंने यहाँ पर 2 ही उदाहरण रखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी शब्दकोश के जरिए आप ऐसे अन्य उदाहरणों का अभ्यास जरूर कर सकते हैं। आइए अगला संयुक्त वर्ण देखते हैं। यह है द के साथ व जुड़ा हुआ है। देखिए दुआ, है ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है विद्वान, और हम बोलते हैं विद्वान, है ना। आप भी बोलिए एक बार, विद्वान नहीं, विद्वान नहीं, हमें बोलना है विद्वान। तो अब आपको ये पता चला कि अभी तक तो हम क्या बोल रहे थे, विद्वान बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर विद्वान द नहीं, हमें क्या बोलना है, द के साथ व को जोड़ना है, यानी कि विद्वान। और द्वार, है ना। तो ऐसे तो कई सारे शब्द हैं जिनका हमें बार बार अभ्यास जरूर करना चाहिए। ऐसा आपको भी अब लगता होगा कि ये तो कई सारे ऐसे शब्द हैं कि जिनका हम गलत उच्चारण कर रहे थे, शायद लिखावट भी आप गलत कर रहे होंगे। तो अब इन बातों को हम जरूर ध्यान में रखेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि ह के साथ म जुड़ा हुआ है, ह के साथ म जुड़ा हुआ है, और इस प्रकार से संयुक्त वर्ण बनता है ब्रह्म। देखिए फिर है ब्राह्मण, है ना। तो यहाँ पर भी इस बात को हमें ज़रूर ध्यान में रखना है। वैसे तो हमने यहाँ पर ये कुछ उदाहरण देखे हैं, ऐसे तो कई सारे संयुक्त वर्ण हैं कि जिनका अभ्यास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ये खुद कीजिएगा, और इन वर्णों से बनने वाले, यानी कि इन संयुक्त वर्णों से बनने वाले जितने भी शब्द यहाँ पर आपने देखे, उनके अलावा जिन जिन शब्दों से आप परिचित हो और आपको पाठ्यपुस्तक में से जो भी शब्द देखने को मिले, उनकी सूची अपनी कॉपी में आप ज़रूर बनाइएगा और उसको लिखिएगा। आइए भाषा की ऐसी और एक विशेषता के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं संज्ञा से बनने वाले विशेषण और उनका वाक्य प्रयोग। देखिए संज्ञा से बनने वाले कई सारे विशेषण हैं। वैसे तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, इन सारी बातों से आप परिचित हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही शब्द हैं जो संज्ञा से विशेषण बने हैं। और ऐसी कौन सी संज्ञा है कि जिनसे विशेषण शब्द बनते हैं, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। जैसे कि एक शब्द है धर्म, तो ये संज्ञा है, और संज्ञाओं के प्रकार आपको पता है। अब आपको ये सोचना है कि उसमें से कौन से प्रकार की संज्ञा है, मैं आप पर छोड़ देता हूँ। लेकिन इस संज्ञा शब्द से एक विशेषण बनता है, वह है धर्म से है धार्मिक। धर्म तो धार्मिक। देखिए जब धर्म कहते हैं तो वह संज्ञा है, आपको बार बार याद रखना है, बार बार ये बात समझनी है। लेकिन जब धार्मिक शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, जिसे हम विशेषण कहते हैं, है ना। यहां पर धार्मिक का वाक्य प्रयोग किया गया है। वेदांत धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति है। देखिए यहां वेदांत का उदाहरण दिया गया है, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी है, तो धार्मिक है। यानी कि वेदांत की जो स्थिति है, जो मनस्थिति है, जो प्रकृति है, उसकी विशेषता धार्मिक शब्द से हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, समझने को मिलती है, इसलिए धार्मिक विशेषण है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। रंग, जब हम रंग की बात करते हैं तो रंग तो कई सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन उसी संज्ञा शब्द का जब विशेषण बन जाता है, जैसे कि रंग तो रंगीन, है ना। और इस शब्द का जब वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे कि आज गगन रंगीन दिखता है, यानी कि उसके एक विशेष रंग की बात यहाँ पर की गई है। अगला उदाहरण देखते हैं। लोभ, और लोभ से होगा लोभी।
और वाक्य यहाँ पर मैंने रखा है, सेठ बहुत लोभी था। वैसे कई सारी कहानी में सेठ लोभी है ऐसा ही पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने जानबूझकर ये वाक्य यहाँ पर रखा है। लेकिन हम किसी भी व्यक्ति के लिए इस प्रकार के विशेषण का प्रयोग करते हैं जिससे उनकी जो स्थिति है उसका हम यहाँ पर परिचय प्राप्त कर सकते हैं कि भाई सेठ कैसे थे। तो सेठ कैसे थे? लोभी थे, यानी कि लोभ संज्ञा है, लेकिन जब लोभी शब्द का प्रयोग होता है तो वह विशेषण बन जाता है। अगला उदाहरण देखते हैं, भारत। देखिए, तो भारत तो अब आपको पता चल गया कि ये तो क्या है? संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हमारे देश का नाम है। लेकिन जब हम कहते हैं भारतीय, तो भारतीय क्या हो गया? ये विशेषण हो गया, यानी कि हमारी एक विशेषता हो गई। हम कहीं पर भारत से भी बाहर जाते हैं और कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ, तो ये भारतीय होना हमारी विशेषता है, एक अलग पहचान है, इसीलिए यह विशेषण है। हम सब भारतीय हैं, तो भारत में रहने वाले भारतीय हैं और हम सब गर्व से कह सकते हैं कि हम सब भारतीय हैं, तो यह हमारी विशेषता वहाँ पर दिखाता है। अगला जो उदाहरण है वह चमक से जुड़ा हुआ है। चमक, तो उसका विशेषण बनेगा यहाँ पर चमकीला। और वाक्य इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है, उसका चेहरा आज चमकीला दिखता है। हर रोज तो चेहरा देखते हैं, लेकिन आज उसका चेहरा हर रोज की बजाय और ज़्यादा चमकीला या चमकीला दिखता है, तो उससे भी हम सोच सकते हैं कि आज वह ज़्यादा खुश होगा या होगी। अगला जो उदाहरण है वह है शक्ति, और उसका विशेषण बनता है शक्तिशाली। शक्तिशाली की जीत होती है ना, हम सब ये मानते हैं। तो इस प्रकार से आपको भी मैंने यहाँ जो वाक्य दिए हैं, इसके अलावा आपको भी वाक्य बनाने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। ये सारे विशेषण शब्दों का हमने यहाँ पर अभ्यास किया, लेकिन ये सारे विशेषण शब्द संज्ञा से बने हुए थे, ये हमें यहाँ पर समझना है। और भी ऐसे कई सारे संज्ञा शब्द हैं कि जिनसे हमें इस प्रकार से विशेषण बनाने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। आपको भी इन विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है, लेकिन यही वाक्य आपको नहीं लिखने हैं, आपको अपनी सोच के मुताबिक वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखने हैं। आइए, भाषा की ऐसी और एक अन्य विशेषता है जिसका अभ्यास भी हम इसी इकाई में करने वाले हैं, तो देखते हैं। यह लिंग परिवर्तन से जुड़ी हुई विशेष बात है जिसका मैं आपको अभ्यास यहाँ पर करवा दूंगा। लिंग परिवर्तन से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उनका वाक्य प्रयोग आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ लिंग परिवर्तन। और उसमें भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लिंग यानी कि पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग और एक ही प्रकार के शब्दों का अभ्यास हमें यहाँ पर करना है ताकि हम उनको अच्छे तरीके से समझ सकें। जैसे कि पुत्र तो पुत्री, मेढक तो मेढकी, तरुण तो तरुणी, कुमार तो कुमारी, देव तो देवी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको अभी ये समझना है कि पुत्र का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो पुत्री होगा। ठीक है, आइए ऐसे ही और शब्द देखते हैं। हिरन तो हिरनी, अब कुम्हार तो कुम्हारिन, है ना, समझिएगा। नाग तो नागिन, बाघ तो बागिन, धोबी तो धोबिन, ग्वाला ग्वालिन, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई एक ही प्रकार के जो शब्द है कि जिनका पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में होते हुए हम यहाँ पर देख रहे हैं और उसकी ही समझ हमें यहाँ पर विकसित करनी है। जैसे कि शेर तो हाँ शेरनी, अब तो आपको पता चल गया है। जादूगर तो जादूगरनी, है ना। देखिए, मास्टर तो मास्टरनी, डॉक्टर तो डॉक्टरनी, ऊंट तो ऊंटनी, है ना। आपको लगेगा कि ये सारे शब्दों का उच्चारण एक से ही होता है, यानी कि हर एक शब्द में पीछे नी जुड़ता है ना। और एक वाक्य मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा है, जैसे कि हिरन दौड़ रहा है और उसका स्त्रीलिंग वाक्य क्या होगा, हिरनी दौड़ रही है। देखिए, हिरन दौड़ रहा है और हिरनी दौड़ रही है, तो वाक्य में भी किस प्रकार का भेद या कौन सी बात हमें ध्यान में रखनी है, इसीलिए मैंने यह उदाहरण यहाँ पर रखा है।
लेकिन आपको हर एक शब्द का लिंग परिवर्तन करके उनका वाक्य में प्रयोग जरूर करना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर भाषा की भिन्न भिन्न विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, लेकिन भाषा की तो कई सारी विशेषताएं हैं और भाषा की कुछ विशेषताएं ऐसी भी है कि जिनमें बहुत लंबी बात कहने के बजाय कुछ ही शब्दों के जरिए पूरी बात किस प्रकार से कही जा सकती है, और ऐसे कई सारे सामासिक शब्दों का प्रयोग भी भाषा में किया जाता है। और कुछ ऐसे ही उदाहरण हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं, और उसके लिए हम कहावत शब्द का प्रयोग करते हैं कि भाई कहावत के जरिए हम अपनी बात तुरंत सामने वाले को कह सकते हैं, यानी कि उसकी पूरी घटना, पूरा प्रसंग सुनाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ 2, 4 या 5 शब्दों में ही पूरी बात हम वहाँ पर बता सकते हैं। तो आइए ऐसी ही भाषा की एक और विशेषता जो हमारे लिए शायद नहीं भी हो सकती है, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए जरा मित्रों, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा की कई विशेषताएं हैं। भाषा में असरकारक प्रत्यायन हेतु सामासिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार कहावत भी भाषा के असरकारक प्रत्यायन का एक हिस्सा है। कुछ ही शब्दांश या एक ही वाक्य के जरिए आप सारी बात कह सकते हैं। परंपरा से ऐसी स्थिति के लिए उसी का उपयोग किया जाता है। आइए ऐसी ही कुछ कहावतें, उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग के जरिए उसे समझने का प्रयत्न करें। भाषा सज्जता। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तुम्हें छात्रावास में इसीलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहां रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। ऊंची दुकान फीका पकवान। हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। यह तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इसे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है, उसने कई बार चोरी की है। उसकी देखा देखी कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए हैं। ठीक ही कहा है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसे कहते हैं एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, अर्थात एक ही बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। कंगाली में आटा गीला। गंगू पहले ही बहुत निर्धन था। छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था। अब तो वह भी छूट गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इसे कहते हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। कोयले की दलाली में हाथ काला। उसका साथ छोड़ दो, पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें ले बैठेगा जानते नहीं। कोयले की दलाली में हाथ काला। इसे कहते हैं कोयले की दलाली में हाथ काला, अर्थात
बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है, फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसे कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था। वह प्रथम तो क्या, तृतीय भी न आ सका। इसे कहते हैं जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, अर्थात जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। नाम बड़े और दर्शन छोटे। तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, अर्थात प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए। सारे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की, अब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो। ये संभव नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। इसे कहते हैं बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए, अर्थात बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं मानता हूँ कि इस इकाई में अनूठे इंसान के द्वारा मूल्यों की जो बात है, यानी कि हमें सत्य बोलना चाहिए, देश प्रेम हमें होना ही चाहिए, कभी भी भयभीत होकर या किसी को मदद किए बिना या उसको नुकसान करके हमें कहीं पर भागना नहीं चाहिए। ऐसी कई सारी बातें और कई सारे जीवन मूल्य भी हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसकी समझ हमें प्राप्त करनी है और उसी प्रकार से हमें हमारा जीवन भी उन्नत बनाना है। और साथ ही साथ इस इकाई में भाषा की जो विशेष बातें थी उसका अभ्यास भी हमने किया है और मैं मानता हूँ कि इसके जरिए आप खुद भी अपनी भाषा को और भी समृद्ध बना सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप हिंदी भाषा में प्रत्यायन करना सीख सकेंगे। तो आज यहीं पर रुकते हैं और ख़ास बात, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों, अब समय है आज के प्रश्न का। प्रश्न है, ममता का चेहरा चमकीला दिखता है। इस वाक्य में विशेषण ढूंढिए। विकल्प ए ममता, विकल्प बी चमकीला, विकल्प सी चेहरा, विकल्प डी दिखता। आप अपने उत्तर नीचे दिए गए नंबर पर